सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड वेल। सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एसएससी सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म्स भी फिल आउट हो रहे हैं। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप फॉर्म डिक्लाइन डेट से पहले फिल कर लेना। ये वीडियो किस लिए आई है, तो इस वीडियो में आज जो है ना, आप सबको पता है कि जो नए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अब टाइमर सेक्शंस जो है अब एसएससी सीजीएल में भी अलाउ कर दिया गया है। सो फॉर दैट वी नीड टू चैलेंज आर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब कि अपने आप को हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा जैसा इंस्ट्रक्शंस में कहा है। एवरीवन नोज द टाइमर सेक्शन, ठीक है। अब आपके पास ईच सेक्शन के लिए 15 मिनट का टाइम होगा, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग अपने को 4 के 4 सेक्शंस कवर करना है। यस, इट्स चैलेंजिंग बट वी कैन कवर, है ना। रेलवे या फिर अदर एग्जाम्स में भी ये आ चुके हैं, तो उसके लिए अपने को वरिड नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि हो 15 मिनट में अपन कैसे करेंगे, नहीं, वो नहीं सोचना है। सो फॉर दैट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी अपने पास स्टिल मोर देन 45 डेज, मतलब 2 महीने हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अपने आप को अगर हम ढंग से स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेंगे तो हमारा माइंड जो है ना उस 15 मिनट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा, ठीक है। काम कैसे करना है, वी विल बी टॉक इन सम अनदर वीडियो। ये वीडियो क्यों आई है, तो इस वीडियो में ना अपन लोग जनरल अवेयरनेस को कवर करेंगे विद इन टू मंथ, ठीक है। बेसिकली मेरा फोकस रहेगा रिवीजन पे। रिवीजन पे मेरा फोकस क्यों रहेगा, रीजन इज बिहाइंड। देखो, अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उसने अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया होगा। व्हाट आई विल बी टीच हेयर, तो मैं आपको इसमें स्टैटिक प्लस जीके दोनों कवर करवा दूंगी करंट अफेयर्स के साथ। तो आपको इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। तो जीके वगैरह यहाँ से कवर हो जाएगा। लास्ट के टाइम पर जैसे ही जनरल अवेयर्स खत्म होती है, हम वकैब वगैरह पे फोकस करेंगे और उसके अलावा अदर चीज़ों पे फोकस करेंगे पीवाईक्यूज़ के साथ साथ। पीवाईक्यूज़ हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल, तो ये बात आप याद रखना। तो इस वीडियो में जो है, ये भी जो वीडियो स्पेशली है वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है। यस, हिस्ट्री से ऑब्वियसली क्वेश्चन आते हैं मोस्टली फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए ना अपने आप को आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। और अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं भी कर रखा है तो जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप कर लेना, सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। सिर्फ इतनी सी बात कहना आई थी। तो चलो, एंशिएंट हिस्ट्री को हम ढंग से समझते हैं। और अगर इस वीडियो में एंड तक आपने देख ली पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें मैंने हिस्ट्री को कम्प्लीटली कवर किया है, एंशिएंट फिर मॉडर्न फिर मतलब मेडिवल फिर मॉडर्न फिर आर्ट एंड कल्चर, ये 4 सेक्शंस के बीच में मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और बेसिक से है, ठीक है, 6 से लेकर के 12 तक की सब कुछ क्लियर की हुई है मैंने। तो वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सो बेसिकली एसएससी सीजीएल 2026 के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स हैं, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है। बस फोकस के साथ आपको इसकी स्टोरी को अच्छे से समझना है। एंड आई गारंटी यू कि यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे जो एसएससी सीजीएल के आते हैं। और हम एक टॉपिक के बाद था 10 पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यूज ही हैं, 5-10 करके प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि वो हमारा एक रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। 10 ईयर के पीवाईक्यू को मैंने एनालिसिस करने के बाद ये नोट्स तैयार किए हैं। और हाँ, यहाँ पे कई सारे फैकल्टी का भी एक्सपीरियंस लगा करके ये मैं आपके पास नोट्स लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। तो देखो, हाई मैंने इसमें पीडीएफ चाहिए, सो डू नॉट वरी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे रेटिंग की हुई है जिसमें ज़्यादा स्टार्स है, दैट मीन्स दैट्स इंपॉर्टेंट। और वो रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है, पेपर में आ रखे हैं। तो ये यहाँ पे भी ये स्टार्स दिखे ना, वहाँ पे थोड़ा फोकस करने की आप कोशिश करना, ठीक। येस, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर स्पेशली फॉर सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और रेलवे वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पीसीएस, सब में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप अपना जो है हिस्ट्री का लेकर के हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, साथ में आर्ट एंड कल्चर को भी लेकर के आप अपना बेस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लोगे। और हर एग्ज़ाम में बेस से ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एडवांस तो आपको तभी कर पाओगे जब आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। तो आप बेस पर ज़्यादा फोकस करो और मोस्टली क्वेश्चन बेसिक लेवल से ही आते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री को याद मत करो, उसकी कहानी समझो, अपने आप आपको चीज़ें कवर हो जाएगी। मैंने हाई प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मुगल एम्पायर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, अराउंड ऑफ 3-4 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर प्लेसेस को लेकर के, कौन सा प्लेसेस कहाँ पर है। तो ये आप एक बार पीडीएफ से भी आप गो थ्रू हो जाना। हम अपनी वीडियो जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया
जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत को लेकर के, अगर आप प्री एंशियंट इंडिया की बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में जो टाइम डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पाषाण, पूरा पाषाण, ठीक है, ये सब जो टाइम पीरियड पढ़ने को मिलता है वो यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन इंडस वाली सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया। तो एंशियंट इंडिया मतलब कि हमारा प्राचीन इतिहास जो शुरू होता है बेसिकली हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ आए हुए हैं, ठीक है, पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सोर्सेज हमें अपने एंशियंट इंडिया के बारे में पता कहाँ से चलता है, तो बेसिकली कई सारे सोर्सेज को अपने देखा है। एक तो लिटरेचर सोर्स है जिसमें रिलीजन, धार्मिक ग्रंथ मिले हुए हैं। अब धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से, जैसे वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, पुराणास हो गए, रामायण महाभारत, इन सब से अपने को एंशियंट के टाइम पे क्या चलता था इन बारे में पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो अर्थशास्त्र ये इन सब से भी हमें अच्छा खासा सोर्स तो है, इनसे पता चलता है, ठीक है। जो पुरातात्विक थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिले हुए हैं, जैसे अशोका के एडिक्ट्स मिले हुए हैं, सिक्के, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, मूर्तियाँ वगैरह, और जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स मतलब कि भवन वगैरह ये सब, तो वहाँ से भी अपने को सोर्सेज पता चलता है कि हाँ किसी ना किसी राजा ने तो इसको डेवलप किया होगा जिसके पास पावर होगी, ठीक है। कुछ बाहर विदेशी से भी आए हुए हैं, तो वे फॉरेनर अकाउंट्स में जैसे सबसे पहले ये मेगिस्थनीज हो गए, ठीक है, फाहियान जो कि चाइना से थे, ठीक है, अल बिरूनी ये अरब कंट्री से आए हुए थे। तो इस तरीके से कुछ सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं फॉरेनर अकाउंट से, तो ये मैंने स्टार्स मार्क किए हुए हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा क्या कहते हैं, किस पर्सन ने क्या कौन से टैक्सेस लिखे हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेगिस्थनीज जो थे ये कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेगिस्थनीज जो थे वो ग्रीन एम्बेसडर्स थे, जो कहाँ पर आए थे, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आए थे, यानी कि ये अराउंड ऑफ जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था ना वो 600 BCE के बाद में शुरू हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखी थी, इंडिका। तो नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन ले लो। मेगिस्थनीज कहाँ से आए थे, ग्रीक से आए थे, ठीक है। कहाँ पे थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे, और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका, ठीक। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान कहाँ से आए थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में इन्होंने इंडिया में विजिट किया था इन्होंने चंद्रगुप्ता द्वितीय के टाइम पे, और ये गुप्ता पीरियड था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये मौर्यन पीरियड था, ठीक है। मौर्यन के बाद गुप्ता पीरियड आया, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही आए ये फाहियान। यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, वहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर कि ये चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आया था, पर चंद्रगुप्ता 1 गुप्ता पीरियड के टाइम पे आया था। तो आप वहाँ पे टाइम पीरियड नोटिस ज़रूर करना, 400 AD के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये है हुइन-स्ताग, ठीक है। हुइन-स्ताग जो आया था वो हर्षा के टाइम पर आया था 17th सेंचुरी के आसपास, और उसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहते हैं। नेक्स्ट अल-बिरूनी क्योंकि ये एक थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का नाम है, तो ये अरब कंट्री से आया था, और ये कहाँ पे आए थे, मोहम्मद गजनी के टाइम पर आए थे, और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी किताब अल हिंद। इसके इन्होंने काफ़ी वहाँ के आर्किटेक्चर्स के बारे में बताया था, पॉलिसीज़ कैसे बिल्ड होती थी, लोकल लोगों पे क्या असर पड़ते थे, इन सब के बारे में चीज़ें बताई थी। कहानी ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगी, बस फोकस करो, वर्ड्स पे फोकस करो। फिर एक मार्को पोलो आए थे, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर ही थे। ये पांड्या किंगडम के टाइम पे आए थे, और पांड्या कहाँ पर था, साउथ में। तो ये छोटी छोटी किंगडम्स ना याद रखना कि पांड्या पी है तो साउथ में आएगा, ये सब चीज़ें। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ये नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था, और अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है एंशिएंट के टाइम की इकोनॉमी को समझने के लिए, और स्टेट क्राफ्ट को समझने के लिए, वुमेन कंडीशंस को समझने के लिए, ठीक है। ये याद रखना। इंडिका मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इंडिका मेगिस्थनीज ने लिखी हुई थी, ये मेगिस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। प्राइमरी सोर्स है ये किसका, मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुद्रा शिक्षा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी विशाखा दत्ता के टाइम पे, और ये विशाखा दत्ता जी बताते हैं वो चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम के बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य याद रखना, मौर्यन पीरियड ना कि गुप्ता पीरियड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये याद रखो, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ हर टॉपिक्स के बाद मेमोरी ट्रिक भी बनाई हुई है कि आप इसको याद कैसे करो। तो देखो फॉरेनर विजिटर्स को याद करना है तो आप एक ये माफिया, ठीक है, ये माफिया वर्ड याद रखो। माफिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा है। माफिया, M से मेगिस्थनीज, F फाहियान, H ह्यूनस्तांग, उसके बाद I तो इब्न बतूता, ठीक है, याद रखो इब्न बतूता। फिर अल बिरूनी। अब पीरियड यहाँ याद करने के लिए तो याद रखो मेगिस्थनीज के टाइम क्या कहते हैं, मेगिस्थनीज मौर्यन के टाइम पे आया था, गुप्ता पीरियड
हर्षा हुइंस्तांग हर्षा के टाइम पे रहता है। तुगलक के टाइम पे ये इब्न बतूता आया था, और गजनी अल बिरूनी, मोहम्मद गजनी के टाइम पे ये अल बिरूनी आया था। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, ट्रैप दिया हुआ है, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। आई होप सबको पता होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से प्लेसेस जो होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक डेवलप हुआ था। ठीक है, प्लेसेस। उसके अलावा यहाँ से क्राफ्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन से प्लेसेस से कौन सा क्राफ्ट जुड़ा होता है ये। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आते हैं, पोट्री से क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली एडिट से क्वेश्चन आते हैं। ये सब ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बस 3-4 सेगमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कहानी शुरू होती है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। ये सबसे बड़ी बात कि हमारे इंडिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और कौन सी सिविलाइजेशन है, तो अर्बन सिविलाइजेशन है। याद रखना, ये अर्बन ना कि रूरल, अर्बन सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से डेवलपमेंट दिखाया गया, आर्किटेक्ट दिखाया गया, चीज़ें दिखाई गई, वो अर्बन की तरह ही होता है। ठीक है, तो अर्बन सिविलाइजेशन है, ये याद रखना, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, इसका डेवलपमेंट पीरियड क्या है, तो 2500 से 1900 के आसपास का है, पर 1750 लिखा हुआ है, तो ये अराउंड ऑफ फिगर यहाँ पर दिखता है। हालांकि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है। गॉट द पॉइंट। खोज किसने की थी, तो 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो, यानी इसके 1 साल बाद ही मोहनजोदड़ो, इसी का एक स्टेट है, एक प्लेस है इसी के अंदर, हड़प्पा के अंदर, वो उसकी जो है खोज की गई थी। ना अब देखो, ये मैंने बहुत वन शॉट लिखा हुआ है यहाँ पे चीज़ें। देखो पीरियड क्या है, तो वही है 500 से 2500 1750 के आसपास के बीच में इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये एक ब्रोंज एज है, ब्रोंज का जिसको हिंदी में कहते हैं कांस्य। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा क्या है, ये एक मेटल होता था जो 2 चीज़ों से बनता था। ठीक है, टीन और कांसा। ठीक है, इनको मिलाकर कांसा बनता था। नेक्स्ट, डिस्कवर और हड़प्पा का डिस्कवर किसने किया, तो दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो किसने किया था, राखलदास आरडी बैनर्जी लिखा हुआ है, 1922 में हुआ था। पहले गवर्नर जनरल ASI के कौन थे, तो वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें, जॉन मार्शल थे। सब हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है साइट, तो वो राखीगढ़ी। कहाँ पे स्थित है, तो वो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में, ये चीज़ याद रखो। 2 बार भले ही मेरे पीछे रिपीट करो। लार्जेस्ट साइट्स कौन सी है, तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वही मोहनजोदड़ो, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में प्रेजेंट है। जहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ, साउदर्न मोस्ट पार्ट इसका जो है वो दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है आज के टाइम पे। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो ये मंडा, जो कि आज के जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है। साउदर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये देखना, यहाँ साउदर्न मोस्ट नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा। ये पोर्ट सिटी याद रखना, तो ये है लोथल, गुजरात। देखो मैं यहाँ पे आपको इंडिया का मैप बना के दिखा देता, ताकि समझने में आसानी हो। देखो हंसना नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये बना आपका साउथ की कंट्रीज़। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, और ये साउथ ईस्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट डू नॉट वरी। लो मैं रब कर देती हूँ आपको। ठीक है, ये लो, समझ गए। अब डायग्राम पे फोकस करो। तो बेसिकली जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ, तो उसका जो 70-60% पार्ट है वो आज के पाकिस्तान में प्रेजेंट है, यानी कि इस तरफ में वो हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ, क्योंकि आपको पता है इंडस वैली सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी जो है वो चाइना से निकल करके इस तरफ से आकर के ऐसे ऐसे गिरती है, जिसने ज्योग्राफी या रिवर ट्रिब्यूटरी पढ़ रखी होगी वो। तो बेसिकली इसी के आसपास जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इतना एरिया जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कवर आता है इन भारत का, और बाकी अधिकांश एरिया ये वाला है। ठीक है, तो ये देखना है अपने को। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो गुजरात वगैरह का जो पार्ट था ना, यहाँ पे सी बेड ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे व्यापार वगैरह होता था, इसलिए ये पोर्ट के लिए भी फेमस था। तो ट्रेड भी होता था, ट्रेड किससे, मेसोपोटामिया वगैरह से होता था। तो ये याद रखना कि ट्रेड के लिए कौन सी कंट्री जो है साइड जाने जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो लोथल, गुजरात वगैरह है। ठीक है, उसके अलावा भी मैंने कई सारे PDFs बना रखे हैं, वो आपको दिखा दूँगी। कई सारे, जैसे धोलावीरा जो है, धोलावीरा वो भी गुजरात में है, ये वाटर टैंक के लिए है। मोहनजोदड़ो में क्या कहते हैं,
जो है वहाँ का ग्रेट बाथ ये सब मिली हुई है। तो ये मैं आपको ओरली बता रही हूँ, बट आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, साइड वाइज यूनिक फीचर्स ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके आगे के हड़प्पा सबसे बड़ी साइट है, पाकिस्तान में स्थित है आज के टाइम पे। यहाँ पे ग्रेनरीज, कॉफिन बर्नर्स इन वुड, ठीक है, लकड़ी की कॉफ़ी बर्नर्स यहाँ पे मिले हुए। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड, मोहनजोदाड़ो, यही सेम पाकिस्तान में स्थित है आज के। यहाँ पे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, डांसिंग गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे पशुपति शील मिली हुई है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ट्रैप बन सकता है कि पशुपति शील अपने को हड़प्पा से मिली है। नहीं भाई, मोहनजोदाड़ो से मिली है। 2-3 बार रिवीजन करोगे आपको कवर हो जाएगी। लोथल कहाँ है अभी बताया था, तो गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे डॉकयार्ड मिले हुए हैं जो कि सबसे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे मिले हुए। फायर अल्टर्स भी मिले हुए। कालीबंगन जो कि राजस्थान में बताया था, फायर अल्टर्स मिले हुए। पिड़ी हड़प्पन सेटलमेंट माना जाता है क्योंकि कालीबंगन में भी कच्ची ईंटें और वहाँ के भी नगर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है स्ट्रक्चरली डेवलप थे। उसके बाद धोलावीरा गुजरात इंडिया में है। ठीक है, ये यूनेस्को की साइड में भी है। ठीक है, क्योंकि पोर्ट वगैरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, और लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसीलिए ऊपर बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पे सुरकोटाडा जो कि गुजरात में ही स्थित है। यहाँ पे हॉर्स के बोन मिले हुए हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई है। तो अब सोच लो, इमेजिन करो कि घोड़े वहाँ पे किस लिए यूज़ होते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ याद रखो यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हॉर्स बोन वाला कि कहाँ पे हॉर्स के बोन मिले हुए हैं। तो वो सुरकोटाडा करके है, और एक ही चीज़ है, तो गुजरात में है। और सुरकोटाडा कहाँ, सुरकोटाडा में क्या मिला है, हॉर्स के बोन, घोड़े की हड्डियाँ। फिर है बनावली जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे लेपिस लूजी मिली है। लेपिस लूजी एक ब्लू पत्थर होता था, नीला पत्थर टाइप का। ठीक है, सो ब्लू स्टोन। ठीक है, यहाँ पे जो है रोड को राइट एंगल्स पे कट करते थे, कुछ इस तरीके से ये रोड बने हुए थे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद रोपल, ये भी पंजाब में है। यहाँ पे डॉग के ब्रेनर्स मिले हुए ह्यूमन के साथ, मतलब कि इंसानों के साथ साथ कुत्तों को भी यहाँ पर जो है कुत्तों को भी यहाँ पर गाड़ दिया जाता था ये चीज़ें। चहुंदाड़ो पाकिस्तान में है आज के टाइम पे। ये इंक पोर्ट और ये बीट मेकरी की वजह से जाना जाता था। बीड मतलब होता था वो मोतियाँ जो छोटी छोटी होती थी ना, कई प्रकार की, आज वैसे माला वगैरह बनती है वो मोतियाँ, तो चहुंदाड़ो उसके लिए फेमस था। फिर एक राखी गढ़ी, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आई थिंक ये दोबारा आ गया है। तो अभी 5 माउंट मिले हुए हैं, सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जाना जाता है। अब उसके अलावा कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क जो है कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो देख लो आप। सबसे फेमस ब्रोंज स्टेटस क्या था, अभी मैंने ऊपर बताया था, वो था डांसिंग गर्ल। याद रखना, डांसिंग गर्ल किससे बनी थी, तो वो ब्रोंज यानी कि कांस्य चीज़ों से बनी थी। ठीक है, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, आयरन यूज़ होता था, तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो ये याद रखना, प्लीज़ ये याद रखना। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिला था ये। फेमस सील कौन सी थी, वही पशुपतिनाथ की जो है शील थी। और पशुपतिनाथ किसके सिंबल थे, वो शिवा के सिंबल जो है अभी तक माने जाते हैं। ऑल्दो ये प्रूवन नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज़। ठीक है, ग्रेट बात कहाँ मिला है, तो वहीं आपको मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ है। टू प्लानिंग का जो कंसेप्ट था वो मोहनजोदाड़ो में था। यहाँ पे ब्रिक मिले हुए हैं। ब्रिक कौन से, ब्रिक का साइज़ भी था 4:2:1। ठीक है, इस तरीके से वेट सिस्टम था, मतलब वहाँ पे जो जैसे आज के टाइम पे हम सब्जियाँ खरीदने जाते हैं, है ना, वी ऑफन गो टू द मार्केट एंड वी परचेज सम 1 kg मिल्क, 2 kg पटेटोज, दिस काइंड ऑफ। सो सिमिलर स्ट्रक्चर जो सिस्टम हमें वहाँ पे भी मिला हुआ है, 1 2 4 5 18 करके जो भी है। ठीक है, और ये डेसिमल सिस्टम होता था, ये याद रखना थोड़ा सा, डेसिमल सिस्टम्स होते थे। ठीक है, डिक्लाइन थ्योरी क्या है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन और इतने स्ट्रक्चर तरीके से काम करने के बाद भी ये सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ कैसे, बिकॉज हिस्ट्री इज़ द सोर्स, जो आया है वो जाएगा। तो इसका खात्मा कैसे हुआ, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें बोली जाती है। या तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, फूड की कमी हुई होगी, ठीक है, अकाल वगैरह पड़ा होगा तो खाने वगैरह की कमी होगी इसलिए। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि वो भूकंप वगैरह ये सब आए होंगे ये। या फिर यहाँ पे जब आर्य का इन्वेंशन हुआ था तो उसकी वजह से ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। आर्य इन्वेंशन, ये वही आर्य इन्वेंशन है जो आगे चल के यहाँ पे आर्य सभ्यता के बारे में बताता। आर्य सभ्यता जहाँ से वेद वगैरह ये सब आने शुरू हो गए थे, तो ये याद रखना। ठीक है, ये एक कॉज माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के ना। ये याद रखो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये एविडेंस क्या क्या नहीं मिला है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई टेम्पल नहीं मिला, हमें कोई प्लेसेस नहीं मिले, कोई आयरन के टूल्स नहीं मिले, कोई कॉइन्स नहीं मिले। कॉइन्स की जगह हमें वहाँ पे स्टैम्प मिले, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, स्टैम्प मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कोई राइटिंग के सोर्स नहीं थे। वहाँ पे लिखा कैसे जाता था, तो कोई आइकन बना दिया जाता था। मान लो वो लिखना चाहते हैं कि जैसे वो पानी लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि पानी था यहाँ पे,
तो पानी को मान लो कुछ इस तरीके से आइकन बना देते थे, कुछ ऐसे करके या कुछ ऐसे करके, इस तरीके से वो आइकन बना करके चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते थे, पर वहाँ पे कोई राइटिंग स्किल नहीं थी। एविडेंस ऑफ कॉटन मिले हुए हैं यहाँ पे, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन है यहाँ पे, कहाँ पे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ था, पंजाब में, ये याद रखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। चलो MCQ की तरफ मूव करते हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इसमें ना अपन लोग जो है वो कवर कर लें एंशेंट हम कोशिश करेंगे कंप्लीटली कवर कर लें, फिर हम मेडिवल कंप्लीट करेंगे, फिर मॉडर्न, फिर आर्ट एंड कल्चर। मतलब 4 वीडियोज़ की सीरीज़ में ये पूरी की पूरी 1 शॉट वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग नहीं बनाना चाहती, मैराथन पे फोकस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैराथन हम एंड में लेकर के आ जाएंगे, एक रिवीजन शॉर्ट्स रहेगा मैराथन, उसमें PYQ के अपन लोग मोर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट और रिवीजन पे फोकस कर लेते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तो भी यहाँ से पढ़ करके आप क्वेश्चंस फॉर्म कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो MCQ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मुझे बताओ, पहली चीज़, बी वेरी ऑनेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, इवन क्लोज योर आइज, डू वन थिंग, क्लोज योर आइज, लिसन माई वॉइस वट आई एम आस्किंग एंड ट्राई टू थिंक द आंसर इन योर माइंड, दिस इज़ द प्रैक्टिस, ठीक है। 10 MCQs है, मैं अपने क्वेश्चंस बोलूँगी, आपको आइज़ अपनी बंद रखनी है, प्लीज़ अपनी आइज़ अपनी बंद करो, दोबारा बोलो, क्लोज योर आइज़, नाउ फोकस ऑन माई वर्ड्स, मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करो और कोशिश करो कि उसका आंसर क्या है। अब आ जाए दैट्स वेल एंड गुड, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, ठीक है। ना आए तो कोई बात नहीं भाई, आंसर देख लेना, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेशन? द ऑप्शन इज हड़प्पा, कालीबंगन, सेकंड कालीबंगन, सी मोहनजोदाड़ो, एट डी लोथल। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ग्रेट बाथ अपने को कहाँ मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन क्लोज योर आइज, हु डिस्कवर हड़प्पा इन 1921? 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन में RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी MS वार्ड्स। सो किसने की थी मुझे बताओ। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दयाराम साहनी, क्योंकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैड द फर्स्ट नोन डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड? कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे डॉकयार्ड यहाँ पे देखने को मिले हैं? तो सबसे पहले जो मिला हुआ है वो गुजरात में मिला हुआ है। डॉकयार्ड मतलब कुएं वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। डॉकयार्ड का मतलब है तट, या डॉकयार्ड से अगर कभी कभी कन्फ्यूज भी हो, लेट मी एक्सप्लेन। तो डॉकयार्ड का मतलब है पानी से किए जाने वाला ट्रेड, ठीक है। तो ये याद रखना आप, डॉकयार्ड उसको बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोज योर आइज, प्लीज क्लोज योर आइज। क्वेश्चन नंबर 4, फोकस ऑन माय वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द डांसिंग गर्ल स्टेटस फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ विच मेटल? बहुत आसान है, मुझे पता है सबके दिमाग में आ गया होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रोंज। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड, कॉपर, आयरन नहीं, तो ब्रोंज से बनी हुई थी ये, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना कि ब्रोंज से कैसे बने, तो इसमें एक टेक्निक का यूज़ किया जाता था विच इज़ कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ करेंटली द लार्जेस्ट नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? अभी सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? मैंने 4 से 5 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, राखी गढ़ी। कहाँ पर है राखी गढ़ी? कहाँ पे है ये राखी गढ़ी? ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, धोलावीरा, अ मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताओ धोलावीरा कहाँ पर था? अभी मैंने ऊपर बताया था धोलावीरा कहाँ पर था। धोलावीरा ये डॉकयार्ड के लिए फेमस था, तो गुजरात में स्थित था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 2021 में शामिल किया गया है, तो रिसेंटली किया हुआ है, ये पूछ सकता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, फायर अल्टर्स वर फाउंड एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग वैदिक लाइक प्रैक्टिस? सो ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी लोथल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कालीबंगन, ठीक है। ऑल दो लोथल में भी मिला हुआ है, पर मेजरली जो है कालीबंगन के एरिया को फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट हुई है वो किस स्टाइल में लिखी जाती थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि चिन्ह का प्रयोग करते थे, मतलब एक अल्टरनेटिव, एक डायरेक्शन होती थी, एक आइकन होता था, उनसे बताने की कोशिश करती थी। तो इसको जो हो बोला गया है ब्रूस्ट्रोफिडोम, ठीक है। तो इस टेक्निक को ब्रूस्ट्रोफिडोम बोला गया है, ब्रूस्ट्रोफिडोम स्टाइल में लिखा गया। तो ये याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मेजरली इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव एविडेंस ऑफ हॉर्स। अब बताओ हॉर्स के एविडेंस कहाँ मिले, एक ही साइट थी वो कौन थी वो? नो वरी, आंखें बंद रखना, ऑप्शन बता रही हूँ। पहला लोथल, सेकंड सुरकोटाडा, सी कालीबंगन, डी बनावली। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो आई होप मेजरली कोई बच्चों ने बी ऑप्शन को करेक्ट रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एविडेंस ऑफ अर्लियर कॉटन कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड एट विच इंस्टीट्यूट। अभी हमने स्टोरी खत्म करने से पहले ही पढ़ी थी, बताओ मुझे कॉटन कल्टीवेशन कहाँ पे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, 3 मेहरगढ़ और लोथल। ऑप्शन नंबर सी याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेजरली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसके अलावा कुछ और कवर करने की जरूरत नहीं है। PYQ लगाओ, योर दिस टॉपिक इज डन, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आया वो आया वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन क्यों? अब वैदिक के वर्ड में ही एक वर्ड जुड़ा हुआ है वैद। वैद का मतलब होता है ग्रंथ, मतलब कि यहाँ से भारत में ना धार्मिक चीज़ों को लेकर के रिलीजन फैक्ट जो है और अलग अलग चीज़ें जो हैं ऐसे स्टार्ट हो गई, यानी कि धार्मिक क्रियाएं, रिलीजन प्रैक्टिसेस यहाँ से शुरू हो गई थी। नए नए भगवान आएंगे, ठीक है, उनको लेकर के क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डेवलप्ड हुआ वो कैसे हुआ, तो मुझे पहले बताओ। पहले एक तो ना कनेक्टिविटी अपनी तोड़ो मत, कनेक्टिव जितनी रखोगे ना तो आपको हिस्ट्री उतनी अच्छे से समझ आएगी। हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी, तो ऐसा नहीं कि आप एक कैरेक्टर पढ़ रहे हो एकदम से कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया, नहीं, आप ट्राई करो उसको कनेक्ट करने की, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। मुझे बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंडिंग पीरियड क्या था? तो मैंने बताया था 2600 से 1900 के आसपास, ठीक है, 1900-1700, तो इसी के बीच में जो है ये डेवलप होना शुरू हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। डेवलप होते होते फिर इसने एंड में इसी को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड, जो वैदिक का टाइम पीरियड शुरू होता है वो बेसिकली शुरू जो होता है वो होता है 1500 से 500, जिसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक है 1000 से 1500 BC, एक है 1000 से 1500, ठीक है। तो ये याद रखना आप थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ भी और मैंने देखो इसने कौन कौन से एरिया को कवर किया था। तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली वैदिक जिसको रिंग वैदिक बोलते हैं 1500 से 1000 BCE तक था, और उसके बाद लेटर वैदिक जो कि 1000 से 1600 तक BCE तक ये डेवलप्ड हुआ, ठीक है। एरिया कौन कौन से कवर हुआ है यहाँ पे? तो पंजाब वाला रीजन जो है अर्ली वैदिक वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद रखना। रिंग वैदिक जो है जिसको अर्ली वैदिक बोला गया है, रिंग वैदिक जहाँ पे एग्जिस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहीं से डेवलप्ड हुआ। वहाँ से डेवलप्ड होते होते ही लेटर वैदिक में कन्वर्ट हुआ, और वो कहाँ तक डेवलप्ड हुआ? वो गंगा रिवर तक पहुँच गया। तो गंगटिक प्लेन यहाँ पर इसका डेवलपमेंट रीजन जाना जाएगा, ठीक है। आई होप ये मैंने छोटी सी चीज़ बताई उसको लिंक कर लिया होगा, ठीक है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आयरन का यूज़ होने लग गया था, ठीक है, आयरन का यूज़ होने लग गया था, और लेटर में आते आते ये एग्रीकल्चर तक पहुँच गया था। पॉलिटिकल की बात करूँ तो अर्ली में यहाँ पे जना बनने लगे थे। जना का मतलब होता है, देखो जना का मतलब हिंदी में इसको जन बोलते हैं। जन का मतलब ये है कि जन का मतलब लोग। अब लोग ना ऐसे रहने लग गए थे छोटे छोटे कम्युनिटी में, 2 लोग रह रहे हैं एक जगह, 3 लोग रह रहे हैं, तो उनको जन बोलते थे। अब इन्हीं को अगर ग्रुप को मिला दिया जाए, इनको महाजन बोलेंगे, यानी कि महाजनपद बोलेंगे। तो अगर ये वर्ड आए जन और महाजन तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद वुमेन की कंडीशन कैसी थी? तो रिंग वैदिक के टाइम पे बेटर थी, पर वहीं पे लेटर वैदिक के टाइम पे वुमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ने लग गया था। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये सब चीज़ें स्टार्ट होने लग गई थी। उनको कोई रिलीजन प्रैक्टिसेस में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिरों में एंट्री वगैरह बंद कर दी गई थी, ये तरीके से। वर्णा सिस्टम की बात करूँ तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्णा सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, वर्ण आपको पता होगा कि जो वैदिक सिस्टम थे उसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसी को वर्णा के नाम से दे दिया गया। ऊपर सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय होते थे, ठीक है, तीसरे नंबर पे वैश्य होते थे, और चौथे नंबर पे शूद्र होते थे। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर है ना, आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको पता हो। अब ये रिंग वैदिक के टाइम पे जो बेस्ड था, ये ऑक्यूपेशन के बेस्ड था। मान लो किसी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। उसका काम क्षत्रिय लोगों का काम जो पहले से चलता आ रहा है वही करेगा। उसको अलाउ नहीं है शूद्र में जा करके शूद्रों की तरह काम करना, ठीक है। ये
ये ऑक्यूपेशन जो था वहाँ पे बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, जो जैसा काम करेगा उसको हिसाब से वर्ण दिया जाएगा। पर लेटर वैदिक में ये बर्थ मिल गया, मतलब जो जिसमें जन्म लेगा उसको वही काम मिलेगा, उसको और कहीं अलाउ नहीं है। तो ये याद रखना, रिंग वैदिक के टाइम पे ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था और फ्लेक्सिबल भी था। पर वहीं वहाँ पर जाते जाते लेटर वैदिक में ये और ज़्यादा कठोर बन गया, तो वो बर्थ के टाइम पर चला गया। ठीक है, मेन टेक्सेस यहाँ पर ऋग्वेद में मिले हुए। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट एडिप है, तो ये याद रखना, ग्रंथ सबसे ओल्डेस्ट है। और उसके बाद लेटर वैदिक में शाम, यजुर, अर्थव, ये उपनिषद और वेदास ये मिले हुए हैं। तो ये याद रखना, ऋग्वेद से ही हमें से चीज़ें पता चलती है। गॉड देखो यहाँ पे, तो इंद्रा सबसे बड़े गॉड थे, इंद्रदेव। और यहाँ पे आते थे प्रजापति, यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट बढ़ने लगा। प्रजापति वही महाजनपद का जो एक मालिक होता था वो। रिवर देखोगे तो यहाँ पे सरस्वती रिवर के आसपास ये डेवलपमेंट हुआ। ट्रिब्यूटरी है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है मुझे बताना। उसके बाद ये यहाँ पर आते थे, गंगा तक डेवलप्ड होने लग गया। ठीक है, देखो अब ये कुछ मेनली फैक्ट है, पर इससे पहले अपन जो है, इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस पर बुद्धिज़्म जैनिज़्म से। ये आप पढ़ भी लोगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ है, बस थोड़ा सा मैंने और सिस्टमेटिकली तरीके से लिखा, तो PDF में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब मैंने क्योंकि इससे पहले बताया था कि वेद का जो टाइम पीरियड, ये जब भारत में वैदिक पीरियड आया, वैदिक सिविलाइजेशन आया, इसने धर्म को प्राथमिकता दी। ठीक है, रिलीजन प्रैक्टिसेस यहाँ पे बढ़ने लग गई। तो अब रिलीजन प्रैक्टिसेस ऋग्वेदिक के टाइम पे हमने देखा, ठीक है भाई, काम वगैरह चल रहा है, सबको इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट है, वुमेंस का पार्टिसिपेशन है, और जो है वर्णा सिस्टम भी अच्छा खासा चल रहा है। पर वहीं हमने देखा लेटर वैदिक पे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा रिडिक बन गई, कठोर बन गई है, तानाशाही बन गई है। तो इसी तानाशाही में से कुछ लोग निकल करके आए और अपना एक अलग रिलीजन निकाला, और उन्होंने फ्लेक्सिबल चीज़ों पे बात कही। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उन्हीं से निकल के आने वाले एक पार्ट है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गए। बुद्धिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो गौतम बुद्ध, जो कि जिसको उसका फाउंडर बोला जाता है, जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनलाइटमेंट का मतलब है मोक्ष कहाँ मिला था? तो बिहार बोधगया में मिला था, ये याद रखना थोड़ा सा। और टाइम पीरियड भी चल रहा है यहाँ पे, तो टाइम पीरियड पे फोकस करना। पहला सालमेन, यानी कि पहला जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो क्या था? सारनाथ में दिया था, यूपी में है। डेथ कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर यूपी में हुई थी इनकी। फादर, मदर और जो चिल्ड्रन वगैरह थे उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ये है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। बुद्धिज़्म आज के टाइम पे भी देखा जाता है, और काफ़ी सारे किंगडम्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। बेसिकली ये 4 नोबल ट्रुथ की बात करते थे। इनके 4 सिद्धांत थे, 4 सत्य थे जिनको फॉलो करना होता था। पहला कि इनका कहना था कि जीवन में सभी चीज़ों का जो कारण है वो दुख है। ठीक है, और दुख किसकी वजह से होता है? वो होता है डिज़ायर, यानी कि इच्छा की वजह से। तीसरा वो कहते थे कि अगर हम इन इच्छाओं को ख़त्म कर दें और हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करें, तो हमारे जीवन में मोक्ष और जीवन जो है बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, ऐसा ये कहते थे बुद्धिज़्म, याद रखना। अब वो 8 फोल्ड पाथ कौन सा था? यहाँ पर देखो कि सही देखो, सही सोचो, सही बोलो, सही करो, सही जियो, सही एफर्ट्स लगाओ, सही माइंडफुलनेस रखो, सही कंसंट्रेशन रखो। ये 8 नेम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रुथ भी है, ह्यूमन लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए। ये कहते थे कि हमें हमेशा मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। मिडिल पाथ का मतलब हमें बहुत अमीर नहीं रहना, हमें बहुत गरीब नहीं रहना। हम मिडिल पे रहेंगे तो हम अपने जीवन में सुख रहेंगे। उसके अलावा इनके बारे में हमें 3 ज्वेलर्स मिले हुए हैं, त्रिरत्ना। धम्मा और शंखा। शंखा एक ग्रुप होता था, धम्म यानी कि इनका धर्म, और बुद्ध मतलब कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए धर्म को संघों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ये चीज़ इस तरीके से याद रखना। इनके बारे में अपने को 3 बास्केट से पता चलता है, इसको त्रिपिटका बोलते हैं। पहला है विनय पिटका, जिसमें रूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि बुद्धिज़्म के अंदर जितने भी मॉन्क यानी भिक्षु आए हुए उनको क्या क्या रूल अपनाने होंगे, विनय पिटक में है। दूसरा सुत्त पिटक, टीचिंग के बारे में बताता था, सिद्धांत वगैरह इसमें पता चलता है। अभिधम पिटक में फिलॉसफीज़ के बारे में पता चला। ठीक है, फिलॉसफी या फिर मैजिक वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो पहली काउंसिल बनी थी राजगृह में। किसने बनवाई थी? अजातशत्रु ने। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, ये अशोका ने बनवाई थी, और चौथी कश्मीर में कृष्ण का जो किंगडम था उनके थ्रू। सेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स, आगे चल के बुद्धिज़्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो हिस्ट्री में ना, ये फिर हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें भी पड़ती है। जो आया है वो जाएगा भी, और हमेशा हर चीज़ सही नहीं चल सकती, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव आएगा, यानी कि हर चीज़ का खात्मा ज़रूर होगा। तो आगे चल के इसी बुद्धिज़्म में लोग बढ़ने लगे,
लोगों की और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, वहाँ पे आने लगे, उनका बहुत प्रचार प्रसार होने लग गया। बुद्धिज़्म आउट ऑफ इंडिया भी प्रसिद्ध होने लगा, ठीक है, क्योंकि सबको अब इसके खात्मा के कारण क्या थे, क्यों ये बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, बहुत तो सीधी बात है ना। आपने देखा होगा कि जो लेटर वैदिक के टाइम पर वैदिक काल में इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा था, ठीक है, बर्थ के हिसाब से आपको काम मिल रहा है, पूरे समाज को 4 वर्गों में बांटा हुआ है। बुद्धिज़्म में तो ऐसा नहीं था, बुद्धिज़्म में सबको इक्वल बताया गया है, वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, चाइल्ड मैरिज को प्रेफर किया गया, एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्रूटैलिटी जो है लेटर वैदिक में अपने को देखने को मिली है। बट यहीं पर देखा गया तो बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं है, नई फिलॉसफी आई है, नई चीज़ें बताई गया है, नए ज्ञान मिला है, तो सब ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने लग गया। दिस इज़ द रीज़न कि आगे चल के ये भी 2 पार्ट्स में अपने को दिखने को मिला है। एक है हीनयान जो कि स्मॉलर व्हीलर की बात करते हैं, एक है महायान जो कि ग्रेट व्हीलर की बात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक वीरायना आया हुआ था, ये याद रखना बस थोड़ा सा। तो हीनयान और महायान क्या थे, तो हीन का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज पाली बनाई हुई थी, ठीक है। इनके लिए कोई आइडियल वर्कशिप नहीं है, ये नहीं कहते कि हाँ भाई आपको पूजा करनी चाहिए, इनके लिए कुछ नहीं, ये कहते हैं सिर्फ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो ट्रूथ है उसके हिसाब से रहो। महायान ये क्योंकि लार्जर था इसलिए इसको महायान का नाम दे दिया गया था। तो ये कहते हैं कि नहीं, आइडियल वर्कशिप होना बहुत ज़रूरी है। एक मतलब ये मूर्ति पूजा करते थे, आइडियल का मतलब है ये याद रखना, ये भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति वूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ये महायान करते थे भगवान बुद्ध की, क्योंकि ये आइडियल मानते थे उनको, ठीक है। संस्कृत इन्होंने अपनी वर्डिंग ली थी और इनके लिए भगवान एकमात्र बुद्धा थे। ये आगे चल के काफ़ी जगह तक फैला चाइना, जापान, कोरिया, इन सब में फैला हुआ है। आज के टाइम पे भी जो है डेवलप्ड है, पिलग्रिम यहाँ से भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसी जैन बुद्धिज़्म के साथ साथ हमें एक और यहाँ पे डेवलपमेंट रिलीजन तरीके से देखने को मिलता है, विच इज़ जैनिज़्म, ठीक है। तो जैनिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है। जैनिज़्म में जैनिज़्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, तीसरे थे पार्श्वनाथ, चौथे थे यहाँ पे महावीर। इनके टाइम पे जैनिज़्म और ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, इसीलिए इनके बाद और कोई बन नहीं पाया, ठीक है। तो बर्थ वगैरह इनका यहाँ पे वैशाली में हुआ था, डेथ इनकी पावापुरी में हुई थी, ठीक है। ये याद रखो, जैनिज़्म के अंदर 5 व्रत के बारे में बताया गया है। बुद्धिज़्म में कितना था, 4 से फिर तुम 8 पे पहुंच सकते हो, ये याद ऐसे करके याद रखो, 4 से 8 में। यहाँ पे जैनिज़्म में 5 व्रत के बारे में बोला गया है। पहला है नॉन वायलेंस, वायलेंस मत करो, यानी कि ये जो गांधी जी का सपोर्ट था ना, गांधी भी इन्हीं के सपोर्ट में थे, तो ये नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पे ध्यान मत दो, ट्रुथ बोलो, सच बोलो, चोरी नहीं करनी है, नो पोजीशन और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये उनका कहना था, ठीक है। किसका, जैनिज़्म का कहना था, याद रखो। इसमें भी अपने को त्रिरत्ना देखने को मिले हैं। त्रिरत्ना कहते हैं कि हर इंसान को त्रिरत्ना पे फोकस करनी चाहिए, उसके लिए रत्न है ये। पहला, सही ज्ञान लो, सही फेथ रखो, सही कंडक्ट रखो, ठीक है। उसके बाद ही आगे चल के ये भी वही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर स्काई क्लेड में होते थे, यानी कि दिगंबर बिना कपड़ों के रहते थे, क्योंकि इनका मानना है कपड़े पहनने का मतलब है आप जीवों को मार रहे हो, ऐसा ही इनका कहना था। श्वेतांबर वाइट क्लीन थे, ये कपड़े पहनते थे लेकिन सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र क्योंकि मोक्ष का प्रतीक था, ऐसे करके याद रखना। जैन काउंसिल सबसे पहले पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी जो है यहाँ पे वल्लभी गुजरात में हुई थी। लैंग्वेज क्या थी इनकी, प्राकृति थी। ऊपर कौन सी थी उनकी बुद्धिज़्म की संस्कृत थी, याद रखना। तो ये मैंने कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। बुद्धिज़्म के बाद ये डेवलप्ड होना शुरू हुआ। अब देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वैदिक के टाइम पे जना बनते थे, जना से महाजनपद बनते थे। अब महाजनपद बेसिकली उस टाइम पे 18 महाजनपदों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिला हुआ है। 18 में एक बड़ा ही फेमस था, जो वो था मगध, ठीक है। ये जो मगध का रीजन था बिहार वगैरह के साइड पे, यही आगे चल के मौर्यन एम्पायर के टाइम पर देखा गया। तो मौर्यन एम्पायर का अगर फाउंडर पूछा जाए तो वो था चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। इन्होंने जो है धनानंदा को हराया था और फिर वहाँ से ये अपना एम्पायर जो है यहाँ से लेकर गए थे। इनके गुरु कौन थे, तो वो थे कौटिल्य, ये याद रखना थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, इसको अमृतगृह भी बोलते थे, ठीक है, क्योंकि ये एनिमी को अपने जाल में फंसा लेता था बड़े ढंग से तरीके से। बिंदुसार का बेटा था अशोका के टाइम पर जो है बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, ठीक है। तो ग्रेट मॉडर्न था ये, इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फेवर किया था।
कलिंग का युद्ध हुआ था यहाँ पे, और ये हुआ था 1961 के आसपास, ठीक है। फिर जो है अशोका का बेटा था धर्मशास्त्र, आजीविका को ख़त्म करना था इसको, केव को डेवलप्ड किया। ये याद रखना, धर्मशास्त्र के टाइम पे केव का डेवलपमेंट कम हो गया, ठीक है, आजीविका भी कम हो गई। फिर जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ लास्ट रूलर था, इसको पुष्यपति मित्र के जो शुंगा वंश थे, शुंगा वंश के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, और फिर वहाँ से शुंगा वंश जो है डेवलप्ड होना शुरू हो गया था नॉर्थ में, ठीक है। अशोका के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इनके टाइम पे डेवलप्ड हुआ, आर्किटेक्चर डेवलप्ड हुआ, पिलर वगैरह बनाए गए। और हाँ, अशोका का जो स्तंभ था वो आज भी इंडिया में प्रेजेंट है, जिसको नेशनल इम्बल बोला गया है, सबको पता होगा ये तो, ठीक है। तो कलिंग का जो वॉर हुआ था 1961 में हुआ था, ये वो वॉर था जिसने अशोका के मन को पिघला दिया था, और अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दिया गया था इन्होंने बुद्धिज़्म में, ठीक है। एडिक्स क्या थे, तो ये देखो यहाँ पे रॉक पे, यानी कि पत्थरों पे, चट्टानों पे इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। स्क्रिप्ट ऑफ एडिक्स क्या थी, तो ब्रह्मणी भाषा में लिखी होती थी, ब्रह्मणी खरोष्टी ये, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे जेम्स ब्रिसिंग ने इसकी खोज की थी 1837 में। अशोक के पिलर्स में सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर इसमें जो आइकन दिखे हैं ना, अपने को लायन की कैपिटल बनाया गया है, सारनाथ में है ये, जिसको आज के टाइम पे नेशनल इम्बल में भी देखा गया है। धर्म क्या थे, धर्म यानी कि धर्म सो पॉलिसी ऑफ मॉरल गवर्नेंस के बारे में था, इनका प्रचार प्रसार भी कराता था। बुद्धिज़्म के बारे में नहीं था, ये धर्म का प्रचार करते थे, बुद्धिज़्म का नहीं, धर्म का, याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में ये चीज़ बताने की ज़्यादा कोशिश करते थे। कैपिटल ऑफ मॉडर्न एम्पायर क्या था, तो पाटलिपुत्र उस समय पे कैपिटल थी, जो कि आज के पटना में स्थित है, ठीक है। सेल्यूकस की ये चीज़ देखो, मुद्रा शिक्षा का भी नाम आ गया, जो कि विशाखादत्ता ने लिखी हुई थी, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सारी जीवनी लिखी हुई, तो बायोग्राफी इसके अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलेगी, ठीक है। सेल्यूकस की ट्रीटी किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही हुई थी, सेल्यूकस डॉटर के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से चलाया गया था, ठीक है। एमसीक्यू पे आ जाते हैं, एमसीक्यू विच इज़ इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मैंने मेमोनिक लिखी हुई है अशोका की एडिक्स को याद करने की, तो जो मेमोनिक है वो BGAK ऐसे याद करो, BGAK, बेक्का जो भी कैसे भी करके याद कर रखना चाहो आप याद कर सकते हो। BGAK, बी से ब्रह्मणी जो कि इंडिया में था, ठीक है। खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट के टाइम पर था, जी से ग्रीक जो कि अफ़गानिस्तान वगैरह के साइड से हुआ था, अरामिक, और यहाँ पर मेमोनिक बिग किंग गिव अटेंशन, ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हो, कनेक्ट कर लो उसको, ठीक है। अब MCQ आ गए, देखो क्या कहते हैं, हाँ, मॉडर्न के बाद जो है, जब मौर्यन पीरियड चल रहा था, उसका लास्ट जो शासक था, उसका लास्ट शासक को मारा किसने था, तो शुंगा वंश ने मारा था। उसी नॉर्दर्न टाइम पर शुंगा वंश भी छोटे से क्लब था, छोटा सा यहाँ पे ग्रुप था, तो वो अब ज़्यादा देर तक अपना शासन नहीं चला पाया था। फिर उसके बाद जो हिस्ट्री में एक नाम काम आया वो था गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ द टाइम बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके टाइम पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर इनका डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, और आज भी वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले रूलर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो वो थे श्रीगुप्ता। उसके बाद आया चंद्रगुप्ता प्रथम, अभी मैंने ऊपर बताया था चंद्रगुप्ता प्रथम, जिसको टाइटल मिला हुआ था महाराजाधिराजा के नाम से, ठीक है। उसके बाद इन्हीं का बेटा था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त। इसको नेपोलियन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसने जो है इलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन बनाया गया था हरिसेना से इंस्पायर होके, क्योंकि इसके टाइम पे गुप्ता पीरियड को और ज़्यादा विकसित किया गया था और राज्य तक फैलाया गया था, ठीक है, एक्सपेंड हुआ गुप्ता पीरियड। फिर आया चंद्रगुप्ता द्वितीय, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्ता द्वितीय, ये चीज़ थोड़ा याद रखना, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्ता द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ग्रेट गुप्ता रूलर था ये, शाक्य के द्वारा इसको जो है हरा दिया गया था। फाहियान इनके टाइम पे विजिट किए गए थे, और यहाँ पे नवरत्ना जो थे इनके टाइम पर थे। बहुत सारी स्टोरी भी तो है चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में, विक्रमादित्य जिसको बोला गया। इनका बेटा था कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, ये आज के टाइम पे भी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में एग्जिस्ट करती है, सबको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको ब्रिटिशों ने आग लगा दी, तो बहुत बड़ी जो है ये यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद है स्कंदगुप्त, ये लास्ट था, ठीक है। इनके टाइम पे पावर जो थी वो वीक होनी पड़ गई थी, और इन्हीं के टाइम पे हुना का इन्वेशन हुआ था, ठीक है। बाहर से यहाँ पर आक्रमण हुए थे, हुना को इन्वेंशन हुआ था इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। तो नवरत्ना इन चंद्रगुप्ता के बारे में आप कैसे पढ़ोगे, नवरत्ना से अगर क्वेश्चन आ गया
यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ आए हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्ता के यहाँ पे 9 रत्न थे, 9 जेम्स, इसीलिए बोलते थे। पहला कालिदास, आर्यभट्ट, वहामित्रा, धनावंदा, ठीक है, अमराशिमा, वराचुई, वतलबक्का, और यहाँ पर इस तरीके से ये याद रखना ये, ठीक है। स्कनू। अब ये तो आपने ओवरऑल स्टोरी देखी नॉर्दर्न इंडिया के डेवलपमेंट की। इसी नॉर्दर्न इंडिया के डेवलपमेंट के साथ साथ साउथ में भी कुछ डेवलपमेंट होते हुए नज़र आए थे, कुछ चीज़ें देखने को नज़र आई थी। इसको संगमा एज बुलाया गया। संगमा एज के अंदर 3 पीरियड जो है डेवलप्ड हुए, वो है, एक है चेला, चोला और पांड्या, ठीक है। इनका टाइम पीरियड वही था 300 से 300 BCE तक अप्रॉक्सीमेटली। 3 किंगडम इसके अंदर डेवलप्ड हुए थे नजर आए। चेरा जो कि केरला में थे, चोला तमिलनाडु में थे, पांड्या मदुरई में थे, मदुरई, ठीक है, ये याद रखना। लैंग्वेज तमिल थी, तमिल ही लैंग्वेज में उन्होंने अपने सारे लिटरेचर वगैरह सब कुछ जो है लिख रखा है तमिल लैंग्वेज में। 3 संगम थे, एक था मदुरई, कपादापुरम, और तीसरा था मदुरई। फेमस टेक्स्ट कौन से थे? तो इनका एक ग्रामर की किताब थी जिसका नाम था तलकापियम, ठीक है। कैपिटल कौन सी थी? तो चेरा की कैपिटल थी वंजी, चोला राज्य की कैपिटल थी उरैयूर, और पांड्या की कैपिटल थी मदुरई। इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पर कौन कौन से मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो है ये वाला कोस्टल एरिया होता था, तो यहाँ पर देखोगे तो पोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो चेरा में जो पोर्ट था वो था कावेरी पट्टिनम, ठीक है। चेरा में जो था चोला में कावेरी पट्टिनम, चेरा में जो था मुसीरी, और उसके अलावा जो कि ट्रेड होता था, उनका ट्रेड किससे होता था? तो रोम कंट्री से अपने को ट्रेड देखने को मिला होगा। छोटे छोटे चीज़ है, याद रखना, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग्स। इम्बल्स अगर हम देखें तो चिन्ह देखेंगे तो चेरा का जो था, चेरा का बो, चोला का टाइगर, पांड्या का फिश, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखने को मिलेगी। अब अपन लोग जो पढ़ेंगे वो मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, बट मेडिवल इंडिया हम जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो आई होप एंशिएंट इंडिया के अंदर से आपने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है सारे सेगमेंट्स को ढंग से कवर कर लिया है। यहीं से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है Tier 1 Tier 2 मैंने दोनों इंक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक और इन सबसे लेकर के वो यहीं से मेजरली क्वेश्चन होते हैं। किंगडम से क्वेश्चन पूछ लेगा, कोस्टल एरिया यानी कि पोर्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सा स्टेट क्या किस लिए फेमस था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। सो दिस PDF इज़ इनफ, इतना आपने पढ़ा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो जो पार्ट आपको समझ नहीं आया आप इसको वीडियो को एक बार बैक भी करके समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको PDF फ्री में मिल जाएगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी हम लोग हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। जैसे ये हिस्ट्री कवर हो जाएगा तो उसके बाद अपन लोग जो है अलग अलग सेक्शंस पे भी बात करेंगे, ठीक है। जनवरी का हमारा यही रहेगा कि जनवरी में हम अपना जो है ओवरऑल सिलेबस कवर कर ले, अगर नहीं भी किया है। अब अगर दिक्कत परेशानी आपको इस बात की आ रही है कि मैंने अभी तक प्रिपरेशन में कुछ किया नहीं है, रिवीजन मेरी रह रही है, नोट्स मेरा रह रहा है, मेनी थिंग्स आर लेफ्ट, सो डू नॉट वरी, जस्ट डू वन थिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑब्वियसली अगर ये कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो डू नॉट वरी, आई एम विद यू, एग्ज़ाम से लेकर के रिजल्ट तक, ठीक है। चीज़ें हो जाएगी, 2 महीने हैं, मोर देन इनफ है, बट फॉर दैट यू हैव टू बीइंग अ वेरी डिसिप्लिन एंड कमिटेड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एंशिएंट खत्म हो गया। नेक्स्ट में मेडिवल करवाऊंगी, मेडिवल के बाद फिर मॉडर्न, फिर चौथा जो लास्ट पे पार्ट रहेगा वो आर्ट एंड कल्चर का रहेगा, ठीक है। फिर हम 100-500 क्वेश्चंस के जो है PY की बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे। और हाँ, यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट जो है जनरल अवेयरनेस का वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अगर आपको लाइव मॉक टेस्ट चाहिए सो डू कमेंट, वो आपके कमेंट पे ही आएगा, ठीक है। मुझे डिमांड पता करनी है कि वो डिमांड आपकी कितनी है, तो आप वो मुझे बताओ। जो लाइव मॉक टेस्ट हम यहाँ पे करवाए जाएंगे, और ये वीकली में एक बार रहेगा बस, ठीक है। टाइमर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपने माइंड की कैपेसिटी उसके हिसाब से बन जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, नॉट बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी जय हिंद, जय भारत।